हेलो। तो आज का सेशन में विल बी गोइंग विद द टॉपिक ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल के इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं ये पर्टिकुलर लेसन के अंदर। बहुत ही बल्कि लेसन है ये एज कम्पेयर टू द एक्सरसाइजेस व्हाट वी हैव। तो ऑलमोस्ट लाइक 1 से लेकर 7 एक्सरसाइजेस हैं, टोटल 7 एक्सरसाइजेस। तो चलो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज 3.1। 3.1 के साथ शुरुआत करते हैं। अब पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि कंडीशन कुछ दिया है एंड जस्ट इक्वेशन बनानी है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलो बनाना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ये है क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, इट इज समथिंग लाइक दिस कि आफ्ताब का जो एज है वो 7 साल पहले का एक दिए वाला है, 7 years ago एंड 3 years फ्रॉम नाउ। मतलब सबको लेट से 3 years फ्रॉम नाउ बोल रहे हैं, मतलब फ्यूचर में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली दे आर सेइंग एक 7 साल पहले का, एक 3 साल बाद का और एक करंट वाला। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग सबका अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का एज बताओ पहले। प्रेजेंट के एज कितने होंगे? तो प्रेजेंट का एज हम लोग लिख रहे हैं सबसे पहला डॉटर का। तो डॉटर के लिए डी लिख रहा हूं मैं फिलहाल। ठीक है, तो डॉटर के लिए कितना आ जाएगा x years और आफ्ताब के लिए कितना आ जाएगा y years। ठीक है, ये प्रेजेंट कंडीशन होगी। अब प्रेजेंट के बाद हमको 7 साल बाद का चाहिए, 7 years ago। ठीक है, 7 years ago। 7 years ago की कंडीशन क्या है देख लो। तो 7 years ago का एज कितना हो जाएगा? द फर्स्ट एज विल बिकम, डॉटर का कितना हो जाएगा? दैट वुड बी x-7। और आफ्ताब का कितना हो जाएगा? दैट वुड बी y-7। ठीक है, ये दो हो गए। अब उसके बाद हमको तीसरा देखना है, दैट इज ऑफ 3 साल बाद। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years आफ्टर, राइट? आफ्टर। तो अगर 3 साल बाद का हमको देखना है तो वहां पे कितना हो जाएगा? डॉटर का एज कितना हो जाएगा? डॉटर विल बिकम x+3 एंड आफ्ताब विल बिकम व्हाट? y+3। एग्रीड? ये x+3 हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। अभी उसका कंडीशन देखते हैं। 7 साल पहले की कंडीशन पहले देखते हैं। ठीक है, 7 years ago वाला, 7 years ago वाला पहले कंडीशन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 7 years ago का कंडीशन देख लेते हैं। अब 7 years के ago की कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि देखो, दे हैव सेड आई वाज 7 times as old as you were then। ठीक है, तो आफ्ताब क्या बोल रहा है? आफ्ताब इज सेइंग दैट आई वाज, मतलब खुद वो 7 times ओल्डर है डॉटर से, तो 7 times ओल्डर देन डॉटर। आफ्ताब का एज लिखो ड्यूरिंग दिस टाइम, तो दैट वाज y-7। ठीक है, 7 इंटू डॉटर का एज लिखो तब का, 7 साल पहले का, तो वो कितना है? x-7। मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा y-7 इज इक्वल टू 7x-49। राइट? अभी 49 को इधर भेजो तो 49 इज इक्वल टू 49 और ये 7 कितना होगा? डायरेक्टली एडिशन करके लिखता है, तो दैट विल बिकम 7, ये -7 और ये 49 कितना हो जाता है? -7 प्लस 49 और इधर क्या आ जाएगा? 7x-y। एग्री? ओके, तो ये आ जाएगा 7x-y और 49 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 42। एग्री? तो मतलब हमारा इक्वेशन बना है 7x-y इज इक्वल टू 42। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी दूसरा इक्वेशन देखते हैं। उन्होंने सेकंड कंडीशन क्या बोली है? 3 साल बाद की। ठीक है, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं। अब यहां का उन्होंने बोला है कि 3 years फ्रॉम नाउ, तो आई शैल बी 3 times एज ओल्डर एज यू विल बी। तो वो बोल रहे हैं कि जो ए है, आफ्ताब है, वो कितने टाइम्स ओल्डर है? 3 times देन द डॉटर। अब 3 साल बाद का आफ्ताब का एज क्या है? वो है y+3 और डॉटर का एज कितना है 3 साल के बाद का? तो दैट इज x+3। मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाता है आंसर? y+3 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 सा कितना होता है? 9 होता है। अब ये 3x माइनस y और ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 9। 3 माइनस 9 कितना होता है? -6 इज इक्वल टू 3x माइनस y। चाहिए -x 3x माइनस y एंड सपोज लेट्स से इज इक्वल टू -6। हमारे दो इक्वेशन बन चुके हैं, करेक्ट? अभी ये इक्वेशन बनने के बाद हमारा ये अलजेब्रिकली सॉल्व हो गया। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तुमको टेबल बनाने पड़ेंगे, इसका एक टेबल, इसका एक टेबल। तो मैं इसका टेबल यहीं पे नीचे बना लेता हूँ, चलेगा? इसका टेबल मैं यहीं पे नीचे बना लेता हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू इज पुट द वैल्यूज। ठीक है, x का वैल्यू कुछ तो भी अज्यूम करना है और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। y का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा इसमें से? y इज इक्वल टू 7x माइनस 42। ठीक है, ये वाला, ये पहला इक्वेशन, दो वैल्यूज डाल के यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दी
आंसर, ये वाला वैल्यू। और दूसरा वाला इसका टेबल कैसे बनेगा, इसका भी सेम चीज, तुमको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू 3x प्लस 6। इस हिसाब से तुम दो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, फिर वो टेबल तुम्हारा पूरा बन जाएगा। तो यू कैन एज्यूम एनी वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर्स, फाइन। ओके, सो आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट, तुम खुद से कर सकते हो फिर वो, ठीक है। ओके, तो तुम एज्यूम करके वैल्यूज यू कैन पुट इट अप एंड यू कैन देन फाइंड आउट योर ओन आंसर्स। जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 7 5 35, 7 6 कितना होता है 42, 42 माइनस 42 कितना होता है 0। तो यू कैन जस्ट पुट इट 0 देयर। और कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, सपोज लेट अस से 7 7 का कितना होता है 49, तो 7 भी ले लो। 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 कितना होता है 7। ओके, सो दैट इज आल्सो 7, मतलब 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 तो कितना होता है 7, सो 7, 7, तो दो आते हैं कोऑर्डिनेट 6, 0 और 7, 7। वैसे भी इधर तुम लिख सकते हो, एक तो तुम 1 ले सकते हो, 0 ले लो, कोई भी ले सकते हो। तुम 2 ले लो तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 कितना होता है 12। और सपोज लेट से अगर मैं 1 लेता हूं तो कितना होगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 6 9। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, देन यू कैन पुट अप द वैल्यूज एंड यू कैन गेट योर आंसर। ये तुम्हारा ग्राफिकल टेबल हो गया, तो इसके हिसाब से तुम ग्राफ बना सकते हो। दिस इज योर xy कोऑर्डिनेट, दिस इज आल्सो योर xy कोऑर्डिनेट। तो इसको फिर बाद में वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे वाले जो क्वेश्चंस है टेबल तुम खुद बनाओगे, लेकिन द इक्वेशंस के अंदर मैं मदद कर देता हूँ, ठीक है। अब बैट का जो प्राइस है हम लोग x पकड़ते हैं, और जो जो बॉल है, बॉल का प्राइस हम लोग पकड़ते हैं y, ठीक है। अब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, द फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, तो केस 1, ये केस 1 लिख रहा हूं मैं, और दूसरी तरफ केस 2 लिख रहा हूं। ओके, केस 1 के अंदर क्या बनेगा, केस 1 के अंदर बनेगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन बनेगा शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। अनदर बैट मतलब कितना हो रहा है, एक ही बैट हो रहा है, सो दैट मींस x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, करेक्ट। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, तो ये ग्राफिकल आंसर हो चुका है। अभी टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज, तुमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट टू टेबल्स फॉर दिस। एक होगा x और y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें से, y would be equals to 3900 minus 3x divided by 6, ठीक है। ये वैल्यूज कैलकुलेट करके you will be able to find out your table। अब सेकंड टेबल यहाँ पर बनाना है, तो इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा, x का वैल्यू कुछ तो भी एज्यूम करेंगे, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1300 minus x divided by 3, and then you will be able to create your table for geometrical representation। वो टेबल से तुम xy कोऑर्डिनेट फिर बाद में फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स इज ₹160। तो एक काम कर लो, एप्पल का जो प्राइस है वो कितना पकड़ लो ₹x, और जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स का हम लोग प्राइस पकड़ लेंगे y, ठीक है। अभी केस 1 देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 1 एंड अनदर थिंग विल सी इज केस 2। चलो पहला देखते हैं केस 1। अब केस 1 के अंदर उन्होंने बोला है 2 kg ऑफ एप्पल्स, एप्पल का रेट कितना है x और 2 किलो लिया है, सो दैट मींस 2x प्लस ग्रेप्स तुम्हारे कितने हैं 1 kg, और यहाँ पर ग्रेप्स का रेट कितना है y रुपीस पर kg, राइट। तो दैट वुड बी 1 into y। तो 1 into y कितना होता है, y ये होता है इज इक्वल टू 160 रुपीस। और ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, क्योंकि 1 का वैल्यू नहीं होता है ना, इट डजंट कैरी दैट मच ऑफ वैल्यू, सो I can just write it in place of 1y, I will write down y is equal to 160। अब केस 2 के अंदर क्या दिया हुआ है 4 kg ऑफ एप्पल, एप्पल का रेट कितना है x, 4 into x आ जाएगा, तो दैट वुड बी 4x, और ग्रेप्स का रेट कितना है y, तो दैट वुड बी 2y, सो 4x plus 2y is equal to कितना 300 रुपए। हो गया, इसमें से एक टेबल बनाना, इसमें से एक टेबल बनाना। अब यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, देख लो भाई, x का वैल्यू कुछ तो भी एज्यूम करेंगे, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे 160 minus 2x, राइट। ओके, सो इसका तुमको एक टेबल मिल जाएगा। अब इसका टेबल कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू कुछ तो भी एज्यूम करेंगे, एंड जो y का वैल्यू है तो दैट विल टेक एज y इज इक्वल टू 300 minus 4x डिवाइडेड बाय 2। बस वैल्यू पुट करके यहां से निकालेंगे फिर। चलो, सो दिस इज डन एंड डन। तो हमारे 3 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना था, तो वी हैव रिप्रेजेंटेड, एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज बाय पुटिंग इन द टेबल, एंड देन यू कैन प्लॉट द ग्राफ। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज हो चुका है यहाँ पर। विल बी मूविंग नाउ टू द सेकंड एक्सरसाइज,
ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज पे हम लोग जा रहे हैं। लेट मी ओपन इट। ओके, सेकंड एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। लेट इट ओपन एंड देन वी कैन स्टार्ट। सो दिस इज आवर सेकंड एक्सरसाइज। हमारा पहला एक्सरसाइज वी आर डन विद। हम लोग अभी जाएंगे सेकंड एक्सरसाइज के साथ। लेट अस गो विद एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब 3.2 के अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। उन्होंने बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो व्हाट आई विल डू इज उसके इक्वेशंस बनाऊंगा, उसका टेबल आई विल शो इट टू यू एंड देन यू कैन फाइंड आउट योर ओन आंसर्स। ठीक है, बाद में तुम खुद का उसको प्लॉटिंग कर सकते हो। तो चलो इक्वेशन देख लें कैसे होते हैं इसके। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं वो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 than the boys, then find the number of girls and boys वगैरह बताना क्विज के अंदर। तो एक काम कर लो, बॉयज के लिए बॉयज की जो नंबर्स हैं उसको x पकड़ लो, ठीक है, और जो गर्ल्स का जो नंबर है वो कितना पकड़ लो, y पकड़ लो। अब केस 1 के हिसाब से कितने बच्चे टोटल मिला के 10 बच्चे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x plus y is equal to 10, पूरे मिला के 10 बच्चे। दैट इज केस 1। ये केस 1 है तुम्हारा। अब केस 2 देख लो। अब केस 2 के अंदर क्या बोला उन्होंने, केस 2 के अंदर उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड हु टुक पार्ट इन द क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, y इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो बॉयज कितने हैं, x, और उससे 4 ज्यादा, मतलब वो कैसा इक्वेशन आएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो द इक्वेशन विल बिकम x minus 5 is equal to -4। तो हमारे दो क्या बोलते हैं इक्वेशन आ चुके हैं। अब इसका टेबल बनाओ इफ यू कैन। तो वो x आ जाएगा, इधर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 minus x, राइट। हाँ, तो ये इससे तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है। दूसरा टेबल कैसा बनेगा, सेम चीज, x वाला और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y is equal to x plus 4। हाँ, बस उसमें से आंसर निकालना है तुमको, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर आंसर। ठीक है, ओके, सो बस हो चुका है। अब इसके अंदर तुम अगर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो फिर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट वी हैव बीन गिवन इज 5 पेंसिल्स। चलो इसी को प्लॉट कर लेते हैं। सपोज इफ वी हैव ग्राफ पेपर आल्सो, सो वी कैन डेफिनेटली प्लॉट। देखो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाता है, अगर मैं सपोज से थोड़ा हायर नंबर लेता हूँ, so this is 5 and this is ये 10 minus 5 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। I will take 6 also। 6 10 minus 6 कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। दो are more than sufficient to draw a line। अब दूसरा इधर कितना आ जाता है, मैं 0 पकड़ लेता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 4, और अगर मैं 1 पकड़ लेता हूँ तो 1 plus 4 कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। थर्ड की जरूरत नहीं है, तो 2 के साथ काम करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट विल बिकम 5,5। तो 5,5 यहाँ पे तुमको कोऑर्डिनेट्स लिखने और फिर उसको आंसर निकालना है। सो दिस इज योर 0th position, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5, and this is -1 -2 -3 -4। अब ये भी वैसा ही है, 1 2 3 4 एंड सब प्लेट से ऊपर का 5, एंड दिस इज -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, ये पूरी कंडीशंस। तो अभी इसके हिसाब से यू कैन पुट दोज वैल्यूज हियर एंड यू कैन फाइंड आउट योर आंसर, राइट। एक तो तुम वहां से सेंटर में से कर लो, या फिर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पेपर आल्सो। यहाँ का लाइन से भी तुम शुरुआत कर सकते हो, ये जो बॉटम वाला जो पार्ट है, फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन स्टार्ट। मतलब इवन दो द साइड के रीडिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट स्टिल यू कैन मेक योर ओन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, यहाँ से भी अगर चलेगा इफ यू वांट टू रिक्रिएट दोस, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि तुम्हारे जो वैल्यूज हैं इधर पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट के हिसाब से तुमको बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्ट इन दैट केस। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट टुगेदर ₹50। पेंसिल्स का रेट कितना बोला है, एक काम करो, पेंसिल का जो रेट है उसको ₹X पकड़ लो, और जो पेन का रेट है उसको Y पकड़ लो। अब केस 1 देख लो। केस 1 के अंदर क्या बोला है, केस 1 एंड केस 2। ओके, लेट मी टेक दिस वन। हाँ, आई थिंक दिस विल डू। अभी केस 1 के अंदर क्या बोला है, 5 पेंसिल्स। अब 5 पेंसिल मतलब 5 इंटू क्या करना पड़ेगा, x करना पड़ेगा, तो 5x। फिर बाद में पेन कितने हैं, 7 बोल रहे हैं, तो दैट इज 7y इज इक्वल टू कितना हो जाता है, कितने रुपए हैं, 50 रुपए। दूसरा देख लो, वेयर आर 7 पेंसिल। 7 पेंसिल मतलब कितना, 7 इंटू x।
और 5 पेंस, तो 5 पेंस मतलब कितना है 5 इज इक्वल टू कितना रुपए हो रहा है 46 हो गया। अब ये हमारे दो इक्वेशंस है, इस पे से तुम टेबल बना सकते हो। पहला वैल्यू x आएगा, दूसरे का वैल्यू क्या आएगा y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 7, राइट। ओके, तो ये हमारे दो टेबल है, दो वैल्यूज तुम निकाल सकते हो। इस पे से भी वैसा ही दूसरे दो वैल्यूज निकालो, x का वैल्यू कुछ तो भी निकालो और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। यहां से निकाल सकते हो तुम वैल्यू पुट करके, फिर उसका ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाता है। अभी कुछ कंडीशंस है जिसके थ्रू हमको सॉल्व करना है कि सब लेट्स से कौन सा यूनिक होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसके होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस किसके होते हैं और पैरेलल लाइंस किसके होते हैं। तो चलो देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं। सब मतलब कंपेयर करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियोज एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर। अभी यहां पर हमको इतना ही फाइंड आउट करना है कि वेदर दोज आर इंटरसेक्टिंग, वेदर दोज आर पैरेलल और वेदर दोज आर कोइंसिडेंट। तो तुम देख सकते हो कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या रेशियो चाहिए, a1 एंड a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या चाहिए, तीनों शुड बी इक्वल। एंड पैरेलल लाइंस के लिए क्या चाहिए, लास्ट वाला पार्ट शुड नॉट बी इक्वल। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आया तुमको तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वो a1 a2 वो सभी वैल्यूज पहले एक बार फाइंड आउट करके रखने के, फिर आंसर निकालना बहुत सिंपल जाता है, ठीक है। तो चलो a1 का वैल्यू निकल देता हूं। a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 7, b1 का वैल्यू कितना है -4, b2 का वैल्यू कितना है 6, c1 का वैल्यू कितना है 8, c2 का वैल्यू कितना है -9। रेशो ले लो सबके। अब पहले का रेशो क्या आ जाएगा a1 बाय a2 का, a1 बाय a2 का रेशो क्या आएगा, दैट विल बी 5/7। b1 बाय b2, b1 बाय b2 का रेशो क्या है -4/6, लेकिन उसको डिवाइड किया जा सकता है फर्दर, तो दैट विल बी -2/3। लेकिन तुम देख सकते हो पहला ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट इज नॉट मैचिंग, सो दैट मींस a1 by a2 is not equals to b1 by b2। ये ऐसी कंडीशन कब आती है, दिस कम्स अंडर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये लाइंस कैसे होंगे इंटरसेक्टिंग, तुम देख सकते हो पहला वाला कंडीशन ये वाला, सो दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो वहां पे लिख दो द आंसर इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेम कंडीशन तुमको वैसे ही सॉल्व करने बाकी के भी। तो चलो एक काम करते हैं, इस बार हम लोग क्या करेंगे कि a1 a2 a3 वो सभी वैल्यू लिखेंगे और उसका आंसर फिर फाइंड आउट करते हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलो फाइंड आउट करते हैं। c1 का वैल्यू कितना है 12, c2 का वैल्यू कितना है 24, b1 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है 6। चलो सॉल्व करते हैं, रेशो ले लो। a1 बाय a2 कितना होता है 9/18, 1/2। b1 बाय b2 ले लो 3/6, 1/2। c1 बाय c2 ले लो 12/24, 1/2। दैट मीन सभी इक्वल आ रहा है। अब ये कंडीशन किसके अंदर आ जाती है, जिसके अंदर हमारे सभी रेशियोज इक्वल आ रहा है। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ऐसा सिर्फ एक ही इसमें पॉसिबल है और वो कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन। सो दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। हाँ तो लिख दो वहां पर। तुम चेक कर सकते हो तीनों रेशियोज अगर इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल किस में आ जाता है, तुम चेक कर सकते हो, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। सो दैट मींस ये कोइंसिडेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अगेन द सेम थिंग, हमको रेशियोज लेके फाइंड आउट करना है कि कैसा क्या है। a1 का वैल्यू कितना है 6, a2 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है -3, b2 का वैल्यू कितना है -1, ठीक है। c1 का वैल्यू कितना है 10, c2 का वैल्यू कितना है 9। रेशियो ले लो। सो द रेशियो इज समथिंग लाइक दिस, a1 by a2 is equal to 6/2, that is 3, b1 by b2 is equal to -3 by -1, that would be 3, c1 by c2 is equal to 10/9। मतलब लास्ट वाला रेशियो मैच नहीं हो रहा है। हाँ तो उसको लिख दो वहां पे। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2। ऐसा कौन से लाइंस में होता है, पैरेलल लाइंस में। सो पैरेलल लाइंस, ठीक है, हो गया फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अभी ये क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट मतलब क्या रहता है, ईदर इट इज मतलब कंसिस्टेंट का कंडीशन कब आता है, जब उसके सॉल्यूशंस हो। तो ये जो तुम्हारे ऊपर की जो दो कंडीशंस है वो कैसे हैं, कंसिस्टेंट वाला है ये वाला, मतलब द फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है ना, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट अगर आता है तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं तो फिर इनकंसिस्टेंट। तो चलो चेक कर लेते हैं। इसके लिए पहले हमको a1 a2 वो सबके वैल्यूज चाहिए। a1 का वैल्यू बोलो 3, a2 का वैल्यू बोलो 2, b1 का वैल्यू बोलो 2, b2 -3, c1 5, c2 7। रेशो ले लो सबके। द रेशो विल बी a1 by a2 का रेशो 3/2, b1 by b2 का रेशो -2/3। वो -3 नीचे का मैंने ऊपर ले लिया माइनस साइन, सो दैट इज 2/3। लेकिन पहले मैच नहीं हो रहा है, पहला ही मैच नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। सो दैट मीन्स उसके ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, ये तुम्हारे पहली वाली लाइन का है, मतलब जो ये होती है कोइंसिडेंट होती है, तो कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट की इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंडीशन है, राइट। ओके, सो इंटरसेक्टिंग वाला लिख दो वहां पे। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइन, करेक्ट। सो दैट मींस द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। कुछ है ना, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नथिंग बट कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के हैं। अभी चलो सेकंड इस पे जाते हैं। अब कंडीशन सेकंड इसमें सेम वैसा ही लिखना है तुमको। a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 4, b1 -3, b2 -6, c1 8, c2 9। रेशो ले लो, a1 by a2 is equal to 2/4 1/2, b1 by b2 is equal to -3 divided by -6, that would be 3/6, that would be 1/2, c1 by c2 is equal to 8/9। तो लास्ट वाला रेशियो मैच नहीं कर रहा, लिख दो वहां पे, लास्ट वाला रेशियो इज नॉट मैचिंग अप, सो दैट इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ये कौन सी लाइंस होगी, इसकी वजह से लास्ट वाला रेशियो अगर मैच नहीं कर रहा है, so that means these are parallel lines, पैरेलल लाइंस, राइट। और अगर कोई लाइंस पैरेलल है तो उसका सॉल्यूशन कैसे रहता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर देख लो, रेशियोज थोड़े से अटपटे हैं बट डेफिनेटली वी कैन राइट डाउन जैसे कि वैसा लिख दो। a1 का वैल्यू कितना है 3/2, a2 का वैल्यू कितना है 9, b1 का वैल्यू कितना है 5/3, b2 का वैल्यू कितना है -10, c1 का वैल्यू कितना है 7, c2 का वैल्यू कितना है 40। रेशो ले लो अभी, a1 by a2 रेशो कितना आएगा, दैट वुड बी 3/2 डिवाइडेड बाय 9, सो दैट वुड बी 3 बाय ये 9 into 2 आएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 आता है, राइट। सो दैट वुड बी 1/6। b1 by b2 ले लो, b1 by b2 is equal to 5/3 डिवाइडेड बाय -10, वो माइनस साइन ऊपर जाएगा तो माइनस 5/10 into 3, 5 1 जा 5 2 जा, राइट, तो दैट वुड बी -1/6। अभी पहला ही मैच नहीं हो रहा, सो a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर इक्वल पहला ही मैच नहीं हो रहा है तो किस प्रकार का सॉल्यूशन आ जाएगा, पहले मैच नहीं हो रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन तो होता ही है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है तो मतलब ये किस प्रकार का सिस्टम हो गया, कंसिस्टेंट। सही है, ओके। चलो फोर्थ इस पे जाते हैं। अब फोर्थ कंडीशन में भी सेम करना है तुमको, रेशियोज लेने हैं और देखना है कि आंसर बराबर है क्या। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है 5, a2 का वैल्यू कितना आ जाता है -10, b1 का वैल्यू कितना है -3, b2 का वैल्यू कितना है 6, c1 का वैल्यू कितना है 11, c2 का वैल्यू कितना है -22। रेशो ले लो। अब रेशो अगर तुमको लेना ही है तो यू कैन डू वन थिंग, रेशो ले लो जल्दी से, सो दैट वुड बी a1 by a2। कितना आता है a1 by a2, दैट इज 5 by -10, सो दैट इज इक्वल टू -1/2। b1 by b2 ले लो, वो कितना है
-3/6 तो दैट इज -1/2 हो गया। C1/C2 देख लो, दैट इज 11/22, लेकिन माइनस साइन में तो दैट इज -1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं, सो दैट मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों इक्वल है तो किस प्रकार की लाइंस होगी? तीनों अगर इक्वल है तो दैट मीन्स दोज आर कोइंसिडेंट लाइंस। फिर सॉल्यूशन कैसे हो गए? मेनी सॉल्यूशंस, दैट मींस मल्टीपल सॉल्यूशंस है उसके, और अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस है तो दैट मींस इट इज व्हाट काइंड ऑफ लाइन? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम। हो गया। सेम अभी फिफ्थ वाला करेंगे हम लोग। ओके, तो फिफ्थ वाले में क्या है? सेम, a1 का वैल्यू कितना है? 4/3, a2 का वैल्यू कितना है? 2, b1 का 2, c b2 का 3, c1 8, c2 12। रेशियो ले लो, तो दैट वुड बी a1/a2, कितना होगा a1/a2? दैट वुड बी 4/3 डिवाइड बाय 2, तो वो आ जाता है 4/2 into 3, 2 1s are 2 2s are, तो वो कितना आ जाता है 2/3। b1/b2 ले, वो कितना आ जाता है 2/3 अगेन। c1/c2 ले, तो दैट वुड बी 8/12, सो दैट वुड बी 4 2s are 4 3s are 12। तो दैट मींस सभी रेशियोज इक्वल आ रहा है। अगर सभी रेशियोज इक्वल आ रहा है तो दैट मींस ये किस प्रकार का सिस्टम हो गया? दैट मींस दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, राइट? और कोइंसिडेंट लाइंस के कैसे मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए सिस्टम कैसी होगी? कंसिस्टेंट वाली, कंसिस्टेंट सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो कुछ नहीं, हमको खाली इतना डिसाइड करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, अगर है तो ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है। तो वो तो कर लेंगे डब्बे से, लेकिन उसका पहले ये देखते हैं वैल्यूज कैसी आ रही है। अब डायरेक्ट करेंगे रेशियोज, ठीक है? a1/a2 रेशियो कितना आएगा पहले एक बार लिख लेते हैं और फिर उसका रेशियो ले लेते हैं। चलो बोलो, a1 का रेशियो कितना है? व्हाट इज a1? a1 is 1, a2, b1, b2, c1, c2। चलो सबकी वैल्यूज लिख देते हैं, फिर उसका रेशियो ले लेते हैं। a1 वैल्यू इज 1, b1 1, c1 5, इसका a2 2, इसका 2, और c2 कितना आएगा? 10। रेशियो ले लो। अब रेशियो लेने के बाद a1/a2 कितना आता है? दैट इज 1/2। b1/b2 कितना आता है? 1/2। c1/c2 कितना आता है? 5/10, दैट इज 1/2। मतलब सभी इक्वल आ गए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब किस प्रकार के लाइन है ये कोइंसिडेंट लाइंस है। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे? मल्टीपल सॉल्यूशंस, इनफिनिट सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस। और अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। मतलब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब वो कैसे करने का? ये दोनों के टेबल बनाने के, जो पहले पर जैसे बनाते थे। तो x प्लस वाई का टेबल कैसे बनेगा? द टेबल वुड बी समथिंग लाइक दिस। x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या होगा? 5 माइनस एक्स। हाँ हो गया। अभी इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका भी एक डब्बा बना दो। x, y का वैल्यू क्या होगा? 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। हो गया। इसका एक टेबल, इसका एक टेबल, फिर उसके अंदर वैल्यूज डाल के यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ग्राफ्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसके अंदर भी सेम कंडीशंस है, देख लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना है? 1। फिर बाद में b1 का कितना है? -1। और c1 का वैल्यू कितना है? 8। c2 का वैल्यू कितना है? 16। b2 का वैल्यू कितना है? -3। एंड a2 का दैट इज 3। रेशियो ले लो, a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, c1/c2 8/16 बोले तो कितना है? 1/2। सो लास्ट वाला रेशियो मैच नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। वो लास्ट वाला इक्वल ना आने का कंडीशन कौन सा है? पैरेलल लाइंस। इसका मतलब ये है कि ये कौन सी टाइप की लाइंस है? पैरेलल लाइंस है। और अगर पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन का सिस्टम कैसे होगा? कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट आ चुका है। अब डब्बे बनाना तो काफी सिंपल है। वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 के लिए डब्बा क्या बनेगा? दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। x और y का वैल्यू इज x प्लस x माइनस 8। ठीक है, ये x और ये 8 उधर जाएगा तो दैट वुड बिकम x माइनस 8। बस उसका फिर डब्बा बना सकते हैं। दूसरा डब्बा क्या बनेगा?
3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। चलो इसका रेशियो ले लेते हैं। x का वैल्यू जो भी है, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू ये 3x माइनस 16 डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे, हो गया। इससे तुम डब्बा बना सकते हो, पूरा बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हो और फिर ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, डन। ओके, नाउ लेट अस गो विद दिस। इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ जाते हैं। 2x plus y minus 6 equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 b1 b2 c1 c2, एक साथ ही पूरे नंबर लिखे हैं, अभी खाली वैल्यूज डालते हैं। दिस इज 1, दिस इज -6, दिस इज -4, दिस इज -2 एंड दिस इज जस्ट 4। चलो सॉल्व कर लो इसको। रेशियो क्या आएगा, a1 by a2 दैट वुड बी 1/2, b1 by b2 दैट वुड बी -1/2, c1 by c2 इज इक्वल टू -6 -4, तो वो हो जाता है 6/4, तो दैट वुड बी 3/2, राइट। तो अभी दो रेशियो स्टार्टिंग के मैच नहीं हो रहे, स्टार्टिंग के रेशियो मैच नहीं हो रहे, तो इट डजंट मैटर कि बाद में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग का रेशियो ही मैच नहीं कर रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है, सो दैट मींस हमारा सिस्टम कैसा है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो सिस्टम कैसे आता है, दैट मींस ये किस प्रकार के लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन कितने होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन अगर है तो यूनिक सॉल्यूशन, सो दैट मींस किस प्रकार के सिस्टम आ जाएगा, कंसिस्टेंट। बाकी इसके बॉक्स तो बना ही सकते हो, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका एक बॉक्स, इसका एक बॉक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सो ऑन। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि a1 a2 वो सबके वैल्यूज देने हैं। चलो देख लेते हैं। a1 का वैल्यू कितना आ जाता है 2, a2 4, b1 -2, b2 -4, c1 -2, c2 -5। रेशियो ले लो, तो दैट वुड बी a1 by a2 कितना आ जाता है 2/4, 2/4 कितना आ जाता है 1/2। b1 by b2 ले लो, कितना आ जाता है -2 by -4, तो कितना आ जाता है 1/2 अगेन। c1 by c2 रेशियो ले लो, कितना आ जाता है -2 by -3, तो कितना आ जाता है 2/3। सही है, मतलब लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। अगर लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा है तो वो रेशियो क्या आ जाता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए सॉल्यूशन कैसा रहता है, पैरेलल लाइंस के लिए इनकंसिस्टेंट होता है, they have no solution at all, so that is inconsistent। मतलब इसमें डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जहां जहां तुमको पैरेलल लाइंस में मिल रहा है वहां पे बॉक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करो बोल रहे हो, ठीक है। कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमारा इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो डब्बा बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meters more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। garden के dimensions हमको find out करना है, तो चलो देख लो भाई। पहले तुमको लेंथ एंड ब्रेड्थ का डायमेंशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ एक काम कर लो, लेंथ पकड़ लो x, और जो ब्रेड्थ है, लेकिन इसमें विड्थ बोला है ना, तो एक काम करो उनके जैसे वर्ड्स है ना वैसे ही यूज करो, ठीक है। ब्रेड्थ एंड विड्थ सेम, सो लेकिन उनके वर्ड्स यूज कर लो। तो वो उन्होंने बोला है विड्थ, तो विड्थ ले लो, विड्थ इज y, ठीक है। ये x मीटर्स, ये y मीटर्स। चलो कंडीशन क्या बोली है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर्स। तो वो लेंथ कितनी है, इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है सो दैट इज 4 मोर देन द विड्थ, ठीक है। विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ का वैल्यू कितना है, दैट इज वो तो x है, और विड्थ कितनी है, वो तो y है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x minus y is equal to 4, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन उन्होंने बोला है कि हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या रहता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। 2 in ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये और इसका हाफ, इस कितना बोला है 36, और इसका हाफ बोला, तो हाफ मतलब ये तो कट हो जाएंगे, ठीक है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना मिल रहा है 36।
लेकिन लेंथ और ब्रेड का ये क्या लिया हमने डायमेंशन, लेंथ के लिए x पकड़ा है और ब्रेड के लिए y पकड़ा है, तो वो कितना आ जाता है 36। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर लो दोनों को तो तुम्हारा आंसर निकल जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एडिशन कर लो, ये और ये तो कट हो गया, 2x इज इक्वल टू 40, सो x इक्वल टू कितना आ जाता है 20, हो गया सॉल्व। और ये क्या बोलते हैं y का वैल्यू कैसे आएगा फिर, y का इसमें से डाल दो, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, सो y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 कितना आ जाता है, दैट वुड बी 6 and 3 minus 2 is 1, so that is y is equal to 16। हो गया, दो वैल्यूज मिल चुके हैं हमको, x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 16, राइट। ओके, सो दैट इज डन। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है हमको डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर ग्राफिकली या फिर अल्जेब्रिकली बोला नहीं है, राइट। इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट सेड कि ग्राफ के थ्रू करना है कि इसके थ्रू करना है, मतलब अल्जेब्रिकली, तो हमने अल्जेब्रिकली सॉल्व किया है एज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। बट आफ्टर दीज टू इक्वेशंस, कौन से, ये एक इक्वेशन, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इस पे से तुम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो बॉक्स बना के, तो दैट इज आल्सो इजी। तो दैट इज अप टू यू कि तुमको उसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएंगे, दैट इज अबाउट दिस वन। Given the linear equation this, write another linear equation two variables such that it geometrically represents the formation of the paired length वगैरह। वो कुछ नहीं, वो theory based question है, so you can just skip it because उसके खाली इक्वेशंस बनाने हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है हमारे एग्जाम में, बिकॉज दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। चलो इसको सॉल्व करते हैं। Draw the graphs of the equation this and this. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shaded the region. तो इसके पहले हमको ग्राफ बनाने ये दोनों चीजों के, किस चीज के, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ये और ये। तो इसके कैसे बनाएंगे ग्राफ हम लोग, तो x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, इसमें का y का वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट वुड बी x प्लस वन, राइट। इसी का टेबल बनाना है तुमको, x का वैल्यू कुछ लिखना है, y का वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करना है, x प्लस वन बोल के, तो उसमें एक टेबल मिल जाएगा। दूसरे के लिए क्या करना है, 3x प्लस 2y इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x, सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, राइट। हाँ, तो इसका एक टेबल बनाना है तुमको, x का वैल्यू और y का वैल्यू समथिंग लाइक 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2, बस इसको, इस दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हो गया आंसर, डन, ठीक है। ओके, तो टेबल बन सकता है, टेबल में से तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द आंसर। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.3। सो लेट मी ओपन द फाइल और शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज, हमने अभी तक दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हम लोग थर्ड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, तो लेट अस गो विद एक्सरसाइज नंबर 3.3। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको क्या करना है, एक वैल्यू दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, देन फिर उसको सॉल्व करना है, ऐसा बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करता है। सो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 पहला इक्वेशन बोला है। दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक काम कर लो, इसमें का y का वैल्यू निकालो और इसके अंदर डाल दो। y का वैल्यू क्या होगा इसके अंदर, that would be x minus 4, right? Put it here, so that would be x plus x minus 4 is equal to 40, तो 2x is equal to 14 plus 4 कितना होता है 18, और ये होता है x equal to कितना होगा 9 plus, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, आप किसी के अंदर भी डाल दो, so that would be y is equal to 9 minus 4, तो वो कितना हो जाता है 5, हो गया। 9 plus 5 is 14 and 9 minus 5 is 4, तो आंसर बराबर है, so that means this is done। तो कुछ भी नहीं है, तुमको एक इक्वेशन दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, you will get your answer। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। s minus t is equal to 3, okay, and s by 3 plus t by 2 is equal to 6। एक काम करो, इसमें से s का वैल्यू निकालो, s का वैल्यू कितना आ जाता है, नहीं तो t का वैल्यू निकालो, t is equal to क्या आ जाता है s minus 3, राइट। पुट इट हियर, तो वो आ जाता है s by 3 प्लस t के जगह पे क्या लिखा है तुमने s minus 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। 3 2 सा कितना होता है नीचे 6, ओके, ऊपर कितना आ जाता है 2s प्लस 3s minus 9 इज इक्वल टू 6। 3s and 2s कितना होता है 5s होता है,
तो 5s माइनस 9 इज इक्वल टू 6 6 का कितना होता है 36। 5s इज इक्वल टू 36 में से 9 गए कितना बचता है 36 और उसके अंदर 9 एडिशन माइनस का क्या होगा उधर जाके प्लस तो दैट वुड बी 45। तो 5s s इज इक्वल टू कितना हो जाता है फिर 5 9 जा 45 s इज इक्वल टू 9 आ गया। तो t का वैल्यू निकल सकता है फिर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6 राइट। अब तुम देख सकते हो इफ यू पुट दी वैल्यूज देयर 9 माइनस 6 इज 3 तो पहला सेटिस्फाई हो जाता है ये दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं चेक करो। तो वो है 9/3 प्लस t का वैल्यू कितना निकाला है 6 निकाला है सो दैट इज डिवाइडेड बाय 2 3 1 जा 3 3 जा एंड 2 1 जा 2 3 जा तो 3 प्लस 3 कितना होता है 6 सो दैट मींस आवर आंसर्स आर वेरी मच करेक्ट दीस टू वैल्यूज। तो हमने एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया और फिर आंसर निकाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 3x minus y चलो इसको सॉल्व करते हैं। So this is 3x minus y is equal to 3 और दूसरा इक्वेशन क्या है that is 9x minus 3y is equal to 9। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा वैल्यूज y is equal to y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं that is 3x minus 3 ठीक है पुट करो इसके अंदर 9x minus 3 in bracket y का वैल्यू क्या बोला है 3x minus 3 is equal to 9। अभी 9x minus 3 3 जा कितना हो रहा है 9 9x minus 3 plus 3 कितना होता है 9 so 9 is equal to 9 9x और 9x क्या हो गया कट हो गया ये 9 is equal to 9 हो गया। अब ये तो इक्वल है इसमें कुछ वैल्यू निकल ही नहीं रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि बोथ जो इक्वेशंस है ना वो सेम ही है। तो वो तुम देख लो कैसे देखो 3x minus y is equal to 3 बोला है पहला वाला इक्वेशन राइट और दूसरा वाला इक्वेशन देखो 9x minus 3y is equal to 9 अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो दोनों साइड पे तो वो क्या हो जाता है 3x minus y is equal to 3। तुमको ऐसे नहीं लगता ये दोनों इक्वेशन सेम है सो दैट मींस टेक्निकली बोथ दिस इक्वेशंस आर सेम इसलिए उसका सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा दो वेरिएबल के साथ, इट्स नॉट पॉसिबल, इसलिए सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे क्या करना है तुमको, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर योर सॉल्विंग पार्ट। ठीक है, चलो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, वो 2x + 3y = 30, और ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, 4x + 5y = 23। राइट, अब एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन करो। सब्स्टिट्यूशन किसमें का किसमें करते हैं, ये छोटे वाले में से बड़े इसमें डाल दो तो दैट विल बिकम मोर इजियर। राइट, तो एक काम कर लो, ये 2x का वैल्यू इसमें से निकालो, तो इसमें से 2x का वैल्यू अगर निकालता हूं तो मैं वो क्या हो जाएगा, 2x = 13 - 3y। राइट, 13 - 3y। ओके, तो अब एक काम करो, इस इक्वेशन को ले लो यहाँ पर, वो हो जाता है 4x + 5y = 23। अब 4x को तुम क्या करो, 2x के फॉर्म में लिखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2x + 5y = 23। राइट, 2 × 2 4x आ जाएगा फिर से। तो एक काम करो, वो 2x की जगह पे क्या लिखो, 13 - 3y + 5y = 23। चलो सॉल्व कर लो इसको। अब ये हो जाएगा 36, 13 × 2 = 26। राइट, ओके, तो 26 हो जाएगा 13 × 2 26 माइनस 3 2 सा कितना होता है 6y + 5y = 23। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाता है 26, 6 में से 5 है तो कितना बचता है 1, तो दैट इज जस्ट -y = 23। y = कितना हो जाएगा फिर 26 - 23, वो कितना होता है, दैट इज 3, सो y = 3। ओके, तो y = अगर 3 आ गया है तो इसको 2x का वैल्यू तुमको मिल सकता है। राइट, 2x = 13 - 3 3 सा कितना होता है 9, 13 में से 9 गए तो कितना बचता है 4। ओके, सो ये हो गया 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 4/2, तो दैट इज 2, सो x = 2। देखो आंसर बराबर आता है क्या, तो मतलब एक कोई भी इक्वेशन के अंदर डाल दो, इफ दैट आंसर इज करेक्ट देन दैट इज फाइन। तो यहाँ पे कितना आ जाता है 2 × 2 कितना हो जाता है 0.4 और 3 × 3 मतलब 0.9 और 0.4 का एडिशन कितना होता है 3 1 1.3। तो दैट मींस दीस आंसर्स आर वेरी मच करेक्ट, दैट इज टोटली फाइन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द ओनली ट्रिक, बाकी कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये है रूट के वैल्यूज। राइट, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, तुमको खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो एक काम करें, इसमें से मैं y का वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, सो दैट वुड बी √3y = ये माइनस हो जाएगा, सो दैट वुड बी -√2x। राइट,
अभी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√2x डिवाइडेड बाय ये √3। ये ठीक है क्या? देखो मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज मैंने यहां से √3 का वैल्यू निकाला है, y का वैल्यू बेसिकली, तो दैट इज -√2x डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अभी इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, ये चीज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो हो जाएगा √3x माइनस √8 इंटू वो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है -√2x डिवाइडेड बाय √3 और इसको क्लोज करना है इज इक्वल टू 0। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम एज, यहाँ पे तो 1 का वैल्यू आ जाता है, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, दिस विल बिकम, नीचे क्या आ जाता है √3, ओके, और इधर क्या आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू √3 कितना होता है 3x माइनस ये बीच में जो साइन है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी अ प्लस साइन। अब बचा क्या है देखो फिर, तो √8 इंटू √2 कितना होता है 16, ओके, सो दैट इज √16x करेक्ट इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो दैट वुड बी 3x प्लस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4x इज इक्वल टू 0। ये √3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है फिर 7x इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना हो रहा है 0। ओके, अगर उसका वैल्यू 0 आ चुका है, x का वैल्यू तो 0 आ चुका है, ठीक है, अभी y का वैल्यू निकालता है। y का वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, वो x का वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, देन यू विल गेट योर आंसर। y इज इक्वल टू, अभी सभी 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 0, x का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। डन हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से वही सब्स्टिट्यूशन, तो देयर इज नो डिफरेंस इन प्रीवियस एंड दिस क्वेश्चन, सेम ही है, तो चलो सॉल्व करें फिर इसको। लेकिन इसको एक काम कर सकते हो, दिस विल बिकम मोर सिंपलर इफ यू कैन कन्वर्ट, अगर उसको कन्वर्ट कर सकते हो एलसीएम लेके, तो दिस विल बिकम मोर सिंपलर। 2 3 कितना होता है 6, ओके, और ये 3 3 9x माइनस 2 5 10y इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बनेगा नीचे से, दैट विल बिकम 3 2 6, राइट, ओके, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, राइट, ये 6 और 6 कैंसिल हो गए, तो क्या बनेगा इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके, ये 6 को इधर लेकर जाओ तो इक्वेशन क्या बनेगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। एग्रीड। अब खाली सब्स्टिट्यूशन कर लो। अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, इसमें से y का वैल्यू निकालो, इसके अंदर डाल दो, तो दैट वुड बी 3y 13 minus 2x, y is equal to 13 minus 2x divided by 3, उसके अंदर पुट करो, so this equation will become 9x minus 10 into 13 minus 2x divided by 3 is equal to -12। सॉल्व करो इसको, this will become 9x minus this will become 13 into 10 कितना होता है 130 माइनस माइनस प्लस, so that would be 20x is equal to -12, और ये भी नीचे से कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। चलो सॉल्व कर ले इसको। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर इस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लो, फिर यू विल गेट योर आंसर एलसीएम करके। ओके, सो अभी इसका एलसीएम ले लो, 3 1 3, ये 9 3 कितना होता है 27x माइनस 130 प्लस 20x इज इक्वल टू -12, ये 12 3 कितना होता है 12 2 24 12 3 36, सो दैट विल बी -36, और ये कितना आ जाता है 27 प्लस 20 37 47, तो 47x माइनस 130 इज इक्वल टू -36। एक काम कर लो, 47x इक्वल टू कितना होगा फिर इज इक्वल टू 130 माइनस 36 कितना होता है 130 माइनस 36 अगर जाते हैं तो बेसिकली दैट इज लाइक 94 तक जाता है, तो दैट विल बी प्लस 94, तो x इक्वल टू कितना हो जाता है 2, बराबर है। इज इट फाइन कि हमारा x इक्वल टू 2 आ जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी आर गेटिंग x इक्वल टू 2। अब ये x इक्वल टू 2 अगर मिल गया तो तुम y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी इजीली, बहुत ही इजी तरीके से। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये रहा हमारा x, इसके अंदर पुट कर लो ये इक्वेशन के अंदर, यू विल गेट योर आंसर। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 2 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 9 बाय 3 कितना होता है 3, तो हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 3 and 2, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर्स। डन। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको दो इक्वेशंस दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल टू mx प्लस 3 बोल रहा है। तो m का वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, लेकिन पहले हमको x और y का वैल्यू चाहिए। तो पहला इक्वेशन लिख दो, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11।
ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखो x और x के जो वैल्यूज है वो सेम ही है, तो एक काम कर लो, यहाँ पर हमको बोला नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन करो या फिर एलिमिनेशन करो, कुछ बोला है, कुछ मतलब बोला नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा मेथड जो भी है वी विल यूज। तो एक काम कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, दैट विल बिकम मोर इजियर। तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये और ये तो कट गया। 3 और 4 कितना होता है, 7y इज इक्वल टू 24 एंड 11 कितना होता है, 4 1 5 2 प्लस 1 3। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 7 5 का 35। तो y का वैल्यू निकल चुका है। x का वैल्यू बोलो अभी, x के वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 5 का कितना होता है 15 इज इक्वल टू 11। तो दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। 11 माइनस 15 कितना होगा, माइनस 4, 2x। सो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2। दो वैल्यू आ चुके हैं। अब ये इक्वेशन के अंदर डालो, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 कितना होता है, y की वैल्यू डालो, y है 5 और x की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाता है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो दैट इज 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। सो m इज इक्वल टू कितना आ जाता है, माइनस 1। ठीक है। मतलब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने के पहले एक बार मैं देख लूं कि सपोज लेट्स से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये अभी तक सपोज लेट अस से वी जस्ट हैव सॉल्व्ड फॉर m का वैल्यू, नथिंग मोर। लेकिन एक्चुअली हमारे पास और क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में। तो हमने क्या किया, पहले वो दो इक्वेशंस को सॉल्व किया और फिर बाद में m का वैल्यू निकाला, दैट इज m इक्वल टू -1 बाय पुटिंग द x एंड y वैल्यू इनटू द गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, find the linear equations of the following problems and find their solution by substitution से solve करना है। The difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशंस बना के देने वाला हूँ, बाकी सब्स्टिट्यूशन तुम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट मी स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो अभी इसके लिए सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 वोल्ट। अब दो नंबर, पहला नंबर एक काम कर लो, पहला नंबर एज्यूम इट एज x, सेकंड नंबर एज्यूम इट एज y। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस मतलब क्या रहता है, x माइनस वाई 26। ठीक है, पहला हो चुका है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरा क्या है, 3 टाइम्स द अदर है। सो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमारे दो इक्वेशन बन चुके हैं, फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम बड़ा है दूसरे नंबर से, तो हो गया, दैट इज ऑल। अभी सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है द लार्जर ऑफ द टू, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमने इतने एग्जांपल्स देखे हुए हैं, इक्वेशन बना के दिया है मैंने, ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व इट, राइट। चलो, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल्स बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब बेसिकली एडिशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अस, लाइक इफ यू आर रियली गोइंग फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो एडिशन कितना होना चाहिए। दो एंगल पहले देख लेते हैं, फर्स्ट एंगल को पकड़ लेते हैं x, सेकंड एंगल को पकड़ लेते हैं y। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है, बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स इज नथिंग बट 180 होता है कि 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 होता है, राइट। सो दैट मींस x plus y is equal to 180। एग्रीड। अभी लार्जर एंगल ऑफ द टू एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री, मतलब दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री का। हो गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट वन। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड x बॉल्स। तो काम करते हैं, बैट्स का हम लोग x पकड़ लेते हैं, बॉल्स का y पकड़ लेते हैं। वैसे ही बैट्स के लिए फिर से x और बॉल के लिए फिर से y। इक्वेशन क्या बनेंगे हमारे, डायरेक्ट बता दो। द इक्वेशन विल बिकम, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 7x plus 6y, 7x plus 6y is equal to 3800। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, 3x plus 5y, तुम देख सकते हो 5y is equal to 1750। बस इनको सॉल्व करना है, नथिंग मोर। ठीक है, सो 7x plus 6y is equal to 3800 and 3x plus 5y is equal to 1750। तो ये हमारे दो इक्वेशंस है, तुम इसको बाद में सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या बोला है, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो टैक्सी का जो टोटल बिल है, तो टोटल बिल कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है। फिक्स्ड चार्ज मतलब तुम बैठे की कुछ चार्ज होता है, और जैसे जैसे तुम्हारे किलोमीटर बढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, राइट, मतलब पर किलोमीटर चार्ज, तो वो भी ऐड होगा, पर किलोमीटर चार्ज।
टोटल बिल ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, मतलब एक फिक्स चार्ज है और एक पर किलोमीटर चार्ज भी उसके अंदर ऐड हो रहा है। अभी 10 किलोमीटर तक के लिए द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो एक काम करो, फिक्स चार्ज का जो रेट है वो एक बार मतलब बता दो। तो फिक्स के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं ₹X, और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज, तो उसको पकड़ लेते हैं Y। ठीक है, अब पहला केस देख लो, केस वन के अंदर कितना किलोमीटर गया है, वो 10 किलोमीटर, फिक्स चार्ज तो पक्का X है। केस 2 के अंदर भी फिक्स चार्ज कितना है, X ही है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने किलोमीटर के लिए, तो 10 किलोमीटर के लिए तो 10 इंटू वाई, पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 वाई इज इक्वल टू, और ये दूसरी बार कितने जर्नी पे गए हैं 15 किलोमीटर, सो दैट इज 15 वाई इज इक्वल टू। अब ये पहले का रेट कितना होगा, कितना बिल हो गया 105, और दूसरे वाले में कितने का बिल हुआ है 155, तो 155 लिख दो, हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको x और y मिलने के बाद तुमको 25 किलोमीटर के लिए सॉल्व करना है इसको। अब 25 किलोमीटर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 25y, ये टोटल बिल बनेगा, तो तुम्हारे पास x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी इसमें से, फिर वो x और y वैल्यूज यहाँ पे पुट करना टोटल बिल के लिए कि जो क्वेश्चन में पूछा है लास्ट वाला। ठीक है, x प्लस 25y एंड देन विल गेट योर आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, चलो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कंडीशन हो रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन फर्स्ट हमको लिखना है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है तो ये लिख दो, दैट इज x बाय y। ठीक है, x बाय y ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में y है। अब वो ये बोल रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो केस 1 देख लो, वो बोल रहे हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तुम्हारा x और y, दोनों के अंदर 2 ऐड कीजिए, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, तो न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन वो हो रहा है बिकम्स 9/11, तो 9/11 हो रहा है। और केस 2 देख लो, केस 2 के अंदर क्या बोल रहा है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर 3 ऐड कर लिए, नहीं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दैट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 5/6। हो गया, मतलब हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू एंड y प्लस 2 9/11 है और 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन बना लो, तो ये क्या बनेगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। इसका भी सेम आएगा 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। इसको सॉल्व करो, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, और ये क्या आ जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11 माइनस 22 कितना होता है 18 माइनस 22 माइनस 4, तो ये आ जाता है 11x माइनस 9y। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन बना लो, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 कितना होता है माइनस 3। हो गया, दो इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर सकते हो तो फिर, और फिर आंसर निकाल सकते हो फाइंड द फ्रैक्शन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर ईयर्स के बारे में है, तो एक काम कर लेते हैं, जेकब का ईयर पहले प्रेजेंट का वगैरह सब देख लेते हैं। तो प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट की सिचुएशन ये है कि सन का जो एज है वो हम लोग x पकड़ते हैं, और जेकब का जो एज है वो हम लोग y ईयर्स पकड़ते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट कंडीशन हो गई। 5 इयर्स हेंस, मतलब आने वाले 5 सालों में, 5 इयर्स हेंस, ठीक है 5 साल मतलब आने वाले 5 सालों में, तो सन का एज क्या हो जाएगा, सन का एज बन जाएगा x प्लस 5, और जेकब का एज क्या बन जाएगा, दैट वुड बी y प्लस 5। 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of the sun। जेकब का एज 3 times of सन हो जाएगा, उसके अंदर वो वैल्यूज पुट करो, y plus 5 is equal to 3 times of सन का एज कितना हो जाएगा x plus 5। हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 3x plus 15 and y plus 5, तो 3x minus y is equal to 5 minus 15 होगा, तो वो 5 minus 15 कितना होता है minus 10 is equal to 3x minus y। अभी 5 साल पहले 5 years ago, 5 years ago का कंडीशन क्या बनेगा, जेकब इज पहले वो 7 साल पहले की कंडीशन तो देख लेते हैं, 5 साल पहले की, तो एज कितना हो जाएगा, सन का एज हो जाएगा x माइनस 5 और जेकब का एज हो जाएगा y माइनस 5। अब जेकब का जो एज है वो बोल रहे हैं 7 टाइम्स दैट ऑफ द सन, तो जेकब का एज कितना है, दैट इज y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सन का एज कितना है, सन का एज है x माइनस 5, मल्टीप्लाई करो 7x माइनस 35 और ये बन जाएगा y माइनस 5।
तो दैट वुड बी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस 35। वो कितना होगा 30 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। बस इसको सॉल्व करना है फिर आंसर निकालना, ठीक है। तो दिस इज दैट। अभी यहाँ तक पूरा बन चुका है। अब जो बीच में मैंने जो ये छोड़े कौन से ग्राफ बेस्ड या फिर ये, तो उसका टेबल वगैरह मैंने बना के दिखाया है तुमको। खाली तुमको क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज को एज्यूम करना है, एक्स और वाई वैल्यूज को, और एक्स को वैल्यू एज्यूम करो, फिर वाई का वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर ग्राफ के ऊपर उसका आंसर निकाल देना, ठीक है। तो ये आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, and we'll be meeting in the next session according to our plan. So thank you so much for attending, and पढ़ते रहो, सीखते रहो, and progress. चलो, bye bye.